केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम शुरू की है। नई पेंशन स्कीम में 50% पेंशन गारंटी मिलने की बात कही गई है। मोदी सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वहीं अगर सभी राज्य इस योजना को लागू करते हैं तो इस स्कीम का फायदा करीबन 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस क्या हैं, तीनों स्कीम से बुनियादी फर्क क्या है, किस स्कीम में ज्यादा फायदा होगा, इसके अलावा यूपीएस के लागू होने से केंद्र के सरकार खजाने पर कितना बोझ आएगा और यूपीएस के बाद भी ओपीएस की डिमांड क्यों हो रही है, इन सभी विषयों पर हम पहले ही आपको विस्तार से बता चुके हैं। मगर आज के खर्चा पानी में हम जानेंगे कि यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कितनी बनेगी, यानी यूपीएस के तहत बनने वाली पेंशन का पूरा गणित क्या है, ये समझेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि 2 शोरूम 8 कर्मचारियों वाली दिल्ली के बाइक डीलर से लेकर कोल्हापुर साड़ी डिपो तक कंपनी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। 24 अगस्त को केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया। इस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस है। इस पेंशन स्कीम के लॉन्च के बाद से देश भर में इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। वैसे तो सरकार के मुताबिक ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन जब से ये पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है, ज्यादातर सरकारी कर्मचारी यही हिसाब किताब लगाने में उलझे हैं कि नई स्कीम को चुनने के बाद रिटायर होने पर उनकी पेंशन कितनी बनेगी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ उदाहरणों के साथ बताया जाए कि कितनी बेसिक सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने पर कितने की पेंशन मिलेगी। वैसे तो इस नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को एनपीएस और ओपीएस का विकल्प होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि ये एनपीएस से अलग और उससे बेहतर है। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे है। आइए कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं। अगर किसी की सैलरी 50,000 और 1 लाख रुपए महीने है तो फिर यूपीएस चुनने से कितनी पेंशन मिलेगी, पहले ये जानते हैं। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे 25,000 रुपए न्यूनतम मतलब कम से कम निश्चित पेंशन की रकम दी जाएगी, जिस पर कर्मचारी को 12,500 रुपए महंगाई राहत भी मिलेगी। मौजूदा दर 50% है उस हिसाब से, यानी उस कर्मचारी को न्यूनतम मासिक पेंशन के तौर पर 37,500 रुपए मिलेंगे। भगवान न करे अगर कर्मचारी का आकस्मिक निधन हो जाए तो कर्मचारी के आश्रित परिवार को पेंशन राशि यानी 25,000 रुपए का 60% यानी कि 15,000 रुपए फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, जो महंगाई राहत जो मौजूदा दर 50% है उसे जोड़कर 22,500 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी जिनकी 25 सालों तक नौकरी करने के बाद रिटायर होने से पहले आखिरी 12 महीनों में बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है तो यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपए प्रति महीना प्लस महंगाई राहत जो मौजूदा दर 50% है उस हिसाब से निकालकर जोड़ने के बाद 75,000 रुपए पेंशन बनेगी। हालांकि महंगाई राहत समय समय पर सरकार रिवाइज करते रहती है। ये कैलकुलेशन मौजूदा महंगाई राहत की दरों के आधार पर किया गया है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% फिक्स्ड पेंशन की बात कही गई है। हालांकि पूरी पेंशन तभी मिलेगी जब किसी कर्मचारी ने 25 सालों तक सरकार के अंदर नौकरी पूरी की हो। इसके अलावा यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी के अलावा कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लमसम के तौर पर दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपए का पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसी कर्मचारी ने 11 सालों की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी 20,000 थी, इस केस में भी उसे 10,000 रुपए महीने पेंशन के तौर पर मिलेंगे। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा। यूपीएस में फैमिली पेंशन कैटेगरी में कर्मचारी की मृत्यु होने पर पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा। इन सभी पेंशन के साथ महंगाई राहत यानी कि डीआर का भी फायदा मिलता है। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के अंदर आते थे, लेकिन एनपीएस में फिक्स्ड पेंशन नहीं मिलती थी। नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में बड़े अंतर की बात करें तो जहां एनपीएस में कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वहीं सरकार की ओर से दिया जाने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन 14% का होता है। कुल मिलाकर एनपीएस खाते में जमा होने वाली राशि कर्मचारी की सैलरी की 24% के बराबर होती है। वहीं दूसरी ओर यूपीएस में बात करें तो कर्मचारी 10% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है सेम, लेकिन सरकार की ओर से होने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन 14% नहीं बल्कि 18.5% है। कुल मिलाकर यूपीएस अकाउंट में सैलरी का
28.5% जमा होगा। यूपीएस फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी संख्या करीबन 23 लाख के आसपास है। केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक स्कीम चुननी होगी। राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को अपने यहाँ लागू कर सकती हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में शामिल थे और रिटायर हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें यूपीएस का फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है उसे एडजस्ट करने के बाद यूपीएस के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को बंद कर दिया था। इसकी जगह न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लागू किया गया था। जब 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ओपीएस की जगह एनपीएस लेकर आई तो इसमें निश्चित पेंशन के प्रावधान को हटा दिया गया। इसी के चलते ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग नहीं थमी। खासकर चुनाव के दौरान ओपीएस को लेकर सियासत गर्माती रही है। हालांकि केंद्र ने ओपीएस की मांग नहीं मानी और अब यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या फर्क है, तीनों स्कीमें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने खर्चा पानी के 907वें एपिसोड में विस्तार से बात की थी। अगर आप इन तीनों स्कीम्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस एपिसोड को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बात करते हैं एक और खबर की। दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। महज 2 बाइक शोरूम है इसके और इसके आईपीओ में बोली लगाने वालों ने सभी को हैरान कर दिया। हाल ही में दिल्ली स्थित रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल्स ने करीबन 12 करोड़ रुपए का आईपीओ पेश किया, जिसमें इशू को 418 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया। कंपनी के आईपीओ को करीबन 5000 करोड़ रुपए की बोलियां मिली हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बाइक डीलरशिप वाली कंपनी में सिर्फ 8 कर्मचारी हैं और सावनी ऑटोमोबाइल के नाम से 2 शोरूम है। इस कंपनी का कुल टर्नओवर 17 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट 1.52 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ 52 लाख। इसी तरह से महिलाओं के कपड़े बनाने वाली छोटी कारोबारी और कपड़ों के थोक विक्रेता कोल्हापुर स्थित सरस्वती साड़ी डिपो ने 160 करोड़ रुपए का आईपीओ पेश किया, जिसे अगस्त 2024 में 107 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। 160 रुपए के आईपीओ के इश्यू प्राइस के मुकाबले इसके शेयर करीबन 21% प्रीमियम के साथ 194 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। निवेशक भले ही इन छोटी कंपनियों के आईपीओ को हाथों हाथ ले रहे हों, लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने चेतावनी दी है कि लिस्टिंग के बाद इनमें से कई कंपनियों के शेयर काफी डिस्काउंट के साथ कारोबार कर रहे हैं। मतलब इश्यू प्राइस के मुकाबले अभी उनका करंट प्राइस बहुत नीचे चल रहा है। सेबी की सलाह है कि एसएमई शेयरों में निवेश करते समय सतर्क रहें, सावधानी बरतें। एनएससी और बीएसई के आंकड़ों के अनुसार इस साल 1 अप्रैल से अब तक 108 एसएमई आईपीओ बाजार में आ चुके हैं, जिनमें से करीबन 3903 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इनमें से 99 प्रीमियम पर और सिर्फ 6 डिस्काउंट पर लिस्ट हुए। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।